देश भी तो पढ़े, डिग्री भी पढ़ लिए, इसमें क्या अंतर होता है वह भी पढ़ लिए। अब पढ़ना है कौन सी धारा आती है, धारा 2(3), धारा 2(3). इसमें किस चीज़ को परिभाषित किया गया है, किसको, इसमें परिभाषित किया गया है डिग्रीदार। इसको क्या बोलते हैं, डिग्री होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री होल्डर। डिग्रीदार मतलब क्या होता है, भाषा में भी बस सीधे सीधे क्या लिखा गया है कि डिग्रीदार ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसके पक्ष में न्यायालय क्या करता है, डिग्री पारित करता है। जिसके पक्ष में न्यायालय क्या करता है, कोई डिग्री पारित करता है। ठीक है, तो डिग्रीदार से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिग्री क्या की गई है, पारित की गई है। ठीक है, जब धारा 2(3) का जब परिभाषा पढ़, जैसे कि आपने मुकदमा किया वादी और प्रतिवादी ने, तो जरूरी नहीं है कि वादी के पक्ष में ही डिग्री पारित हो, ये तो आवश्यक नहीं है। तो प्रतिवादी के पक्ष में भी डिग्री पारित कर सकता है। तो डिग्रीदार प्रतिवादी डिग्री जो है कि उसी के पक्ष में पारित होगा, ये तो कभी आवश्यक नहीं है, नहीं है ना। तब वो वादी में दाखिल भले क्या हो सकता है, उसने झूठा मुकदमा किया होता, तब तो मुकदमा हार जाएगा ना। तो हारेगा तो जीतेगा कौन, प्रतिवादी जीतेगा। जीतेगा कौन, प्रतिवादी ही तो जीतेगा। तो डिग्री किसके पक्ष में पारित हो गई, प्रतिवादी के पक्ष में। तो वो डिग्रीदार कौन हो गया, प्रतिवादी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है कि इसीलिए इसमें क्या लिखा, डिग्रीदार की परिभाषा में डिग्रीदार मतलब कि डिग्री जिसके पक्ष में, यानी डिग्री को धारण करने वाला व्यक्ति है ना। डिग्री यानी कि जिसके पक्ष में न्यायालय ने डिग्री पारित कर दी, जिसके पक्ष में न्यायालय ने निर्णय सुना दिया, है ना। तो वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, डिग्री होल्डर। तभी तो है अंग्रेजी में डिग्री होल्डर, है ना। यानी कि डिग्री को होल्ड करने वाला या धारण करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाएगा, डिग्रीदार कहलाएगा। तो डिग्रीदार की परिभाषा में धारा 2(3) में यही लिखा गया है कि डिग्रीदार से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई है। जिसके पक्ष में, तो वो वादी या प्रतिवादी किसी के भी पक्ष में डिग्री पारित न्यायालय कर सकता है। इसमें और भी बताया कि और कौन शामिल है, साथ या डिग्रीदार से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई है, या निष्पादन योग्य कोई आदेश, निष्पादन योग्य कोई क्या किया गया है, आदेश पारित किया गया है। तो इनमें से दोनों में से कोई भी व्यक्ति क्या है, डिग्री होल्डर हो सकते हैं। समझ गए। तो डिग्री होल्डर की परिभाषा यही है कि डिग्रीदार से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, इसको याद कर लेना। ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई है या निष्पादन में कोई आदेश पारित किया गया है, वो कौन होगा, वह डिग्रीदार होगा। उसी को डिग्री होल्डर बोलते हैं। ठीक है। इसी के साथ क्या पढ़ना है, इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, धारा, ये तो एक चल भी नहीं रही। ठीक है। इसी के क्या जस्ट उल्टा क्या होता है, धारा 2(10) से पढ़ोगे तो उसमें क्या दिया गया है, निर्णित ऋणी, है ना। निर्णित ऋणी, ये निर्णित ऋणी कौन होता है, जस्ट इसी का उल्टा। यानी कि यदि कोई मुकदमा दाखिल हो गया, सिविल केस यदि दाखिल हुआ, तो न्यायालय उसमें क्या करेगा, एक पक्ष के भी पक्ष में तो डिग्री पारित करेगा, तो दूसरा पक्ष के विरोध में हो गया ना। तो वही जिसके विरोध में डिग्री पारित की गई है वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, निर्णित ऋणी कहलाएगा, है ना। जिसके खिलाफ न्यायालय ने डिग्री पारित की है। समझ रहे हो कि नहीं। डिग्रीदार कौन हो गया, जिसके पक्ष में न्यायालय ने डिग्री पारित की है या निष्पादन ही कोई आदेश पारित किया है, ऐसा व्यक्ति डिग्रीदार कहलाएगा। और उसी के साथ एक और पढ़ा जाता है, निर्णित ऋणी की भी परिभाषा दी है धारा 2(10) में। तो इसमें क्या बताया, बस इसी का जस्ट उल्टा है कि निर्णित ऋणी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके यहाँ पक्ष में लिखा है, तो जिसके विरोध में कोई डिग्री पारित की गई है ना, या निष्पादन योग्य कोई आदेश पारित किया गया है, जिसके विरोध में निष्पादन योग्य कोई आदेश
पारित किया गया है तब ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? निर्णीत ऋणी। जैसे आप ए है बी है, ए ने बी के ऊपर मुकदमा कर दिया, ठीक है, ए ने क्या किया? ए ने बी के ऊपर इस मकान के कब्जे के लिए क्या किया है? मुकदमा कर दिया और न्यायालय ने ए के पक्ष में निर्णय दे दिया या डिक्री पारित कर दी, तो ए क्या कहलाएगा? डिक्री होल्डर कहलाएगा, है ना, या डिक्री दार कहलाएगा। और तब ये ए के पक्ष में निर्णय हुआ तो बी के विरोध में हुआ कि नहीं? तो यही क्या कहलाएगा? ये यदि इसके विरोध में हो गया तो यही निर्णय ऋणी कहलाएगा, है ना, है? तो यही तो है, यानी कि जिसके विरोध में निर्णय हुआ ना तो वो डिक्री होल्डर। तो जब बी के विरोध में आदेश हो गया तो वही तो निर्णीत ऋणी है। तभी तो निर्णीत ऋणी की परिभाषा है कि जिसके विरोध में कोई आदेश पारित किया गया है ना, या कोई डिक्री पारित की गई है, तब ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? निर्णीत ऋणी कहलाएगा। तो इसका जस्ट उल्टा है ना। हम कह रहे हैं कि मान लो ए ने बी के ऊपर एक मकान के कब्जे के लिए मुकदमा किया और न्यायालय ने ए बी के पक्ष में क्या कर दिया? डिक्री पारित कर दी। बी के पक्ष में डिक्री पारित कर दी। मुकदमा तो ए ने किया था बी के ऊपर, लेकिन फिर भी न्यायालय ने बी को के ही पक्ष में निर्णय दे दिया। तब ऐसी स्थिति में बी क्या हो गया? डिक्रीदार हो गया और ए के विरोध में वो निर्णय हो गया ना, तो ए क्या होगा? ऋणी होगा कि नहीं? तो डिक्रीदार और निर्णीत ऋणी कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं कि वादी ने किया है तो वही डिक्री होल्डर भी होगा, ये आवश्यक नहीं है। वो तो मुकदमा तय सुनवाई होगी, न्यायालय तय करेगा ना कि कौन जीतना है किसको हारना है। हाँ तो लिखो, और क्या, उसको लिखते रहो साथ में, उसको याद तुम्हें मालूम तो रहना चाहिए। तब निर्णीत ऋणी से क्या है? ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, ठीक है। निर्णीत ऋणी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरोध या जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है, ठीक है, या जिसके विरुद्ध निष्पादन योग्य कोई क्या किया गया है? आदेश पारित किया गया है, तब ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? निर्णीत ऋणी कहलाएगा। तो डिक्री होल्डर की परिभाषा धारा 2 के उपखंड 3 में है और निर्णीत ऋणी की परिभाषा धारा 2 के उपखंड 10 में है, और दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। तो जाहिर सी बात है अपोजिट तो रहेंगे ही। जिसके पक्ष में डिक्री पारित हुआ है तो दूसरा पक्षकार तो हारेगा ही, तो उसके विरोध में ही तो निर्णय हुआ या डिक्री पारित हुई, तो वही चीज़ बस उसने लिख दिया, ठीक है। तो ये डिक्री पर पढ़ लिए, धारा 2 पढ़ लिए कि डिक्री क्या होती है। फिर उसके बाद आदेश हमने पढ़ा दिया, धारा 2:14, ठीक है। और डिक्री और आदेश में क्या अंतर होता है ये पढ़ लिए। अब ये धारा 2-3, फिर उसके बाद 2 के बाद 2-3 ही तो आएगा डिक्रीदार। तो इसी से मिलता जुलता ये निर्णीत ऋणी, इसी का जस्ट अपोजिट 2-3 आया ना। फिर इसके बाद फिर ये निर्णीत ऋणी धारा 2:10 में, ठीक है, समझ में आया? ठीक। तो निर्णीत ऋणी ये निष्पादन योग्य कोई आदेश पारित किया गया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। निष्पादन अभी हमने कल भी बताया था क्या होता है कि जब न्यायालय किसी भी मुकदमे की सुनवाई करके निर्णय या डिक्री पारित कर दी तो फिर उसका फिर क्या होता है? कोर्ट के माध्यम से उसका निष्पादन भी कराया जाता है ना। अब जैसे कि हमने यही बताया कि ए ने क्या किया? बी के ऊपर मुकदमा कर दिया है उस मकान के कब्जे के लिए, और यदि ए के पक्ष में न्यायालय ने डिक्री पारित कर दी तो ये नहीं कि ए जाकर के ज़बरदस्ती उसको मारपीट करके भगा करके कब्जा ले, ठीक है। भले ही इसको डिक्री पारित हो गई है इसके पक्ष में, तो ये कब्जा कैसे लेगा? ये फिर क्या करेगा? एक आवेदन अलग से फिर न्यायालय में देता है निष्पादन करने के लिए, ठीक है, कि आपने हमारे पक्ष में क्या किया है? डिक्री पारित की है, अब इसका क्या किया जाए? निष्पादन
बी के विरुद्ध कराया जाए, तब न्यायालय भी बी के विरुद्ध क्या करेगा, निष्पादन कार्रवाई करेगा और इसको कहेगा भैया इसका कब्जा ए को दो। ठीक है। और ऐसा प्रावधान क्यों किया गया है, क्योंकि ए ने के पक्ष में यदि डिक्री पारित भी हो गई तभी बी के पास उपचार उपलब्ध है कि नहीं है, वो उसकी अपील तो कर सकता है। जिला न्यायालय ने अपील कर दिया, वहाँ से फिर जो है कि हार गया तो उच्च न्यायालय में भी तो कर सकता है। वहाँ से मान लो फिर हार गया, आगे उच्चतम न्यायालय में नहीं भी गया तब भी उच्च न्यायालय ने पारित कर दिया, तो अब ए के पक्ष में वो डिग्री क्या हो गई, कन्फर्म हो गई, अंतिम हो गई। अब वो क्या करेगा, उसके लिए बी को अब उसी न्यायालय में, जिस न्यायालय ने डिग्री पारित किया था उसी न्यायालय में वो निष्पादन के लिए, यानी कि ए को क्या है, बी से कब्जा प्राप्त करने के लिए उसी न्यायालय में एक अलग से करना होगा, आवेदन देना होगा कि बी से कब्जा लेकर के हमें इस मकान का कब्जा दिलाया जाए। तो ये जब न्यायालय बी को हटा करके ए को कब्जा दिलाएगा, यही क्या है, इस डिग्री का निष्पादन हो गया है ना। इसी को निष्पादन कार्रवाई करते हैं, यानी कि डिग्री जो पारित हुई है उसका प्रवर्तन कराना है ना। न्यायालय ने जो डिग्री पारित कर दी है या जो निर्णय दे दिया है, उस निर्णय का पालन करवाना ही क्या कहलाता है, उस डिग्री का निष्पादन कराना कहलाता है। तो निष्पादन कराने के लिए भी आपको डिग्री पारित होने के बाद भी कोर्ट में अलग से निष्पादन कराने के लिए आवेदन देना पड़ता है, और तब न्यायालय फिर उस पर निष्पादन कार्रवाई करने का आदेश दे देता है। तब जो कोर्ट के अधिकारी हैं वो जा करके फिर उसका निष्पादन कराते हैं। और यदि डिग्री के निष्पादन में भी क्या करता है, उसको कब्जा नहीं छोड़ता, लोग जबरदस्ती करते हैं ना कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, तब न्यायालय क्या कर सकता है, इनको गिरफ्तार करके 30 दिन के लिए सिविल कारागार में भी डाल सकता है, ताकि डिग्री के निष्पादन में किसी प्रकार की कोई बाधा भी उत्पन्न न कर सके। समझ गए। कोई भी सिविल न्यायालय की यदि डिग्री पारित किया है, ठीक है, यदि वो अंतिम हो गया है तो आपको अपने से उस डिग्री का प्रवर्तन नहीं कराना, वो डिग्री का प्रवर्तन वही न्यायालय कराएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, न्यायालय में आवेदन देना है। ठीक है। और ये न्यायालय में आवेदन कितने दिन की अवधि में देना पड़ता है, मान लो कि आज आपके पक्ष में डिग्री पारित हो गई, तब अब आपके पक्ष में डिग्री पारित हो गई, आपने निष्पादन के लिए आवेदन नहीं दिया, तो कब तक आपको देना चाहिए कि उस डिग्री का प्रवर्तन न्यायालय करेगा। तो उसके लिए डिग्री के निष्पादन के लिए, ये भी हमेशा याद रखना, डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन न्यायालय में कब दोगे, 12 वर्ष के अंदर, यानी कि जब डिग्री पारित की गई उस डिग्री पारित होने की तिथि के बाद, यानी कि एक डिग्री का निष्पादन जिस दिन डिग्री पारित हुई थी उसके 12 वर्ष के अंदर कभी भी कराया जा सकता है। ये कहाँ लिखा है, जब इसी के साथ पढ़ना है परिसीमा अधिनियम, ठीक है, लिमिटेशन है, उसमें लिमिटेशन में सब हर एक कार्रवाई का लिमिटेशन बताया गया है कि आप आवेदन है, मुकदमा है, कोई भी चीज़ है दाखिल आपको करना है तो कितने समय के अंदर दाखिल करोगे। तो यदि 12 वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई और आपने डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन नहीं दिया, खत्म हो गया, तो फिर अब ये उसका स्वामी हो जाएगा, फिर अब आपका डिग्री का प्रवर्तन तो हुआ नहीं, तो आप डिग्री रखे रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आया। तो इतने दिन की अवधि के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आवेदन आपको देना होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपके पक्ष में निर्णय हो गया तो ये नहीं कि हम बलपूर्वक जाएं, बी को हटा करके बलपूर्वक अपने से कब्जा लेके न्यायालय हमारे पक्ष में डिग्री कर दिया। आपको बलपूर्वक इसको हटा करके कब्जा नहीं लेना, आपको बस ये क्या करना है, डिग्री पारित हो गई तो उस डिग्री की प्रति, निर्णय की प्रति उस आवेदन निष्पादन के लिए आवेदन दोगे, उसके साथ लगा करके कोर्ट में दाखिल करना है, तब कोर्ट उसको सुन करके उस पर आदेश पारित कर देगी कि बी के खिलाफ अब इस डिग्री का कराया जाए। तो न्यायालय का अधिकारी जा करके उस डिग्री का प्रवर्तन कराते हैं। न्यायालय के अधिकारी जाएंगे या वो जो जबरदस्ती करता है तो एसडीएम है, पुलिस है, वो जाएंगे, लेकिन आप अपने से नहीं करेंगे, है ना। तो निष्पादन के लिए हमेशा कोई भी सिविल न्यायालय यदि कोई भी डिग्री पारित किया है तो उसको निष्पादन के लिए डिग्रीदार हो, डिग्रीदार कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है, वह क्या कर सकता है, निष्पादन के लिए आवेदन दे सकता है। समझ में आया। तो डिग्रीदार ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश पारित किया गया है। तो सीधी सी बस मतलब यही है कि जीत गया मुकदमे में, जो जीत गया वो डिग्रीदार है और जो हार गया वो निर्णित ऋणी है ना। जिसके विरोध में
कोई डिक्री पारित की गई है या जिसके विरुद्ध निष्पादन हेतु कोई आदेश पारित किया गया है वो क्या कहलाता है ना, निर्णय कहलाता है। समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, एक और क्या हो गया, अरे तो बेरक से लिख लेना। अरे तो ये ऊपर वाला लिखे हो ना, तो बस इसी को जस्ट उल्टा ही तो लिखना है। यहाँ पर जिसके पक्ष में है तो यहाँ पर क्या करना है, जिसके विरोध में है ना, या जिसके विरुद्ध। ठीक है, बस यही लिखना है और तो कुछ चेंज नहीं करना निर्णय में। ठीक, अब इसके बाद एक और उसमें है निर्णय। निर्णय क्या होता है, देखो निर्णय की परिभाषा धारा 2(9). ठीक, इसमें जब लिखना निर्णय नहीं करना क्या है, बस ये जिसके पक्ष में है तो जिसके विरुद्ध में, बस वो निर्णय हो गया, वही करना है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ठीक, अब देखो क्या आता है, धारा 2 का उपखंड 9। इसमें क्या, किसको परिभाषित किया गया है, निर्णय को। तो निर्णय क्या होता है, जाहिर सी बात है, क्या डिक्री और निर्णय या आदेश सब एक चीज है? एक ही चीज नहीं है ना। तीनों की तीनों चीज क्या है, अलग अलग है कि नहीं? डिक्री, आदेश और निर्णय। डिक्री को हमने अभी पढ़ाया था, पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। धारा 2 की उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है, आदेश को धारा 2 की उपधारा 14 में, और निर्णय को धारा 2 के उपखंड 9 में। अब ये निर्णय पढ़ना है, ये दोनों हमने पढ़ा दिया, दोनों में अंतर बता दिया। ठीक है, तो निर्णय धारा 2 का उपखंड। तो निर्णय से क्या विपरीत है कि न्यायालय द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। निर्णय किसे कहते हैं, निर्णय किसे कहते हैं, यही डिक्री या आदेश के आधारों का कथन क्या कहलाता है, निर्णय कहलाता है। ठीक है, ठीक, समझ रहे हो? धारा 2(9) में क्या बताया, निर्णय की परिभाषा में कि डिक्री या आदेश के आधारों का कथन निर्णय कहलाता है। ठीक है, तब डिक्री जो न्यायालय ने पारित की तो किस आधार पर पारित की, उसके क्या क्या आधार थे। तो सामान्यतः जब मुकदमा दाखिल हो जाता है, उधर से लिखित कथन या रिटेन स्टेटमेंट प्रतिवादी का आ जाता है, तो दोनों को मिला करके न्यायालय क्या करता है, विवाद बिंदु बनाता है कि दोनों पक्षकारों के बीच में किस क्या उन दोनों के बीच में विवाद है। ठीक है, उसी विवाद बिंदुओं को फिर वो क्या करता है, जब साक्ष्य आएगा उसको ग्रहण करेगा, उसको देखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा कि हाँ किसका सबूत है किसका नहीं है, तभी तो वो क्या करेगा, उन्हीं विवाद बिंदुओं का हर एक पॉइंट को लिखेगा। ठीक है, किन किन आधारों पर उसने उस विवाद बिंदु का निस्तारण किया। ठीक, तो जिन जिन आधारों पर उसने उस विवाद बिंदुओं को विस्तारण किया है वही क्या कहलाता है, न्यायालय का निर्णय कहलाता है। इसीलिए डिक्री जो होती है मात्र 2 या 4 लाइन की होगी, बस खत्म। ठीक है, लेकिन जहाँ तक निर्णय की बात है, निर्णय क्या होता है, बहुत लंबे लंबे निर्णय भी लिखे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो तो 50 पेज 100 पेज के होते हैं, है ना। तो उसमें न्यायाधीश क्या करते हैं, अपने भी विचार लिख देते हैं। ठीक, जैसे कि एक केस था, एक बहुत ही प्रसिद्ध केस है कॉन्स्टिट्यूशन का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उसका जो निर्णय है वो लगभग 1200 पेज में है, 1200 पेज का निर्णय है ना। उच्चतम न्यायालय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा है, उसमें 1100 कुछ है, लगभग 1200 आता है। तो 1200 पेज का उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया, समझ रहे हो। तो पूरा पढ़ोगे तो आधा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ गए, समझ गए, है ना। उसमें कुल 11 न्यायाधीश थे, 11 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी, और एक न्यायाधीश ने अपना अलग अलग निर्णय लिखा है। एक का यदि 100 भी मान ले तभी तो 1100 पहुंच जा रहा है ना। तो 11 न्यायाधीश बैठे थे, है ना।
अभी तुम निकलवा कर लाए थे ना कोर्ट विजिट वाले में निर्णय, तो वो भी कितने पेज का था? 20-25 पेज का था। कितना? तब 27 पेज का था कि नहीं? तो 27 पेज कैसे हो गया? इसी तरह तो हो गया, क्योंकि वह हर एक चीज़ को क्या करता है, पॉइंट वाइज लिखता है। तब वो लिख करके तब बताता है ना कि हमने ये डिग्री या आदेश ए या बी के पक्ष में क्यों पारित किया, उसका पारित करने का आधार क्या है या कारण क्या है। वही आधार या कारण क्या कहलाता है? न्यायालय का निर्णय कहलाता है। तभी तो लिखा है डिग्री या आदेश के आधारों का कथन निर्णय कहलाता है। तब न्यायालय ने वो डिग्री या आदेश अमुक पक्षकार के पक्ष में या विरोध में क्यों दिया या किस लिए दिया है, तो उन आधारों को उसको क्या करना रहता है, स्पष्ट करना रहता है ना कोर्ट को, कि उसने ऐसा निर्णय क्यों दिया। उसको अपने निर्णय के कारण अभिलिखित करने पड़ते हैं। वही जो डिग्री या आदेश जो उसने पारित किया है उसके कारण क्या क्या हैं, है ना, उसको अभिलिखित करना पड़ता है। वही उसका अभिलेखन कहलाता है, निर्णय कहलाता है। इसीलिए वो निर्णय जब भी देखोगे हमेशा 20 पेज, 25 पेज, 15 पेज, 30 पेज, 100 पेज के भी मिलते हैं, है ना। इसीलिए मिलते हैं क्योंकि न्यायालय उसका आधार लिखेगा ना कि हमने किस आधार पर ये डिग्री पारित की, तो वही जो आधार लिखा है वही आधार निर्णय कहलाता है। तो निर्णय में कोर्ट का नाम सबसे पहले रहता है, फिर पक्षकारों का नाम रहता है, ठीक है। पक्षकारों के नाम के बाद फिर जो है कि जज का नाम रहेगा, फिर उसके बाद वकील का नाम रहेगा। तब उसके बाद उसमें न्याय कोर्ट क्या करती है, सबसे पहले निर्णय को क्या करती है, उसका जो संक्षिप्त में फैक्ट है या तथ्य है, जो न्यायालय जो उस मुकदमे का तथ्य है, संक्षिप्त में पहले पूरे तथ्य को लिखती है। फिर उसके बाद क्या करता है, तथ्य लिखने के बाद तब जो दस्तावेज वादी प्रतिवादी ने पेश किया है, ठीक है, उसका उल्लेख करेगा। जो भी गवाह आए हैं, जो परीक्षा हुई है उसका उल्लेख करेगा। सबको पॉइंट वाइज वो लिखेगा और तब अपना निष्कर्ष निकालेगा कि इन आधारों पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अमुक मकान का कब्जेदार कौन है, ए है कि बी है। तो वही सारा आधार क्या हो गया, वही निर्णय कहलाता है। तो निर्णय की परिभाषा मात्र इतनी है, डिग्री या आदेश के आधारों का कथन निर्णय कहलाता है, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये निर्णय है तो न्यायालय को जो निर्णय है वो कब तक सुना देना चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें प्रावधान कहाँ मिलेगा, आदेश 20 में निर्णय और डिग्री के संबंध में प्रावधान है, ठीक है। तो आदेश 20 नियम 1 पढ़ोगे तब भी उसमें मिलेगा कि न्यायालय को निर्णय जैसे ही मुकदमे की सुनवाई समाप्त हुई, समाप्त होने के ठीक है तुरंत बाद न्यायालय को निर्णय सुना देना चाहिए। कब सुना देना चाहिए, तुरंत। जैसे ही क्या हो गया, न्यायालय ने वो समाप्त हुआ, उसकी सुनवाई समाप्त हो गई, उसके तुरंत बाद न्यायालय को निर्णय सुना देना चाहिए। और यदि वो तुरंत नहीं सुना पाता है तब ऐसी स्थिति में जिस दिन सुनवाई समाप्त हुई थी उसके 30 दिन के अंदर उसको अपना निर्णय सुना देना चाहिए। और 30 दिन में भी नहीं सुना पाता है तब अधिकतम उसको टाइम है 60 दिन का, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये भी अधिकतम बार बार पूछा जाता है कि न्यायालय को निर्णय, सामान्य नियम क्या है कि न्यायालय का जो निर्णय है मुकदमे की सुनवाई होने के तुरंत पश्चात निर्णय सुना देना चाहिए, निर्णय रोकना नहीं चाहिए। यदि उसको लगता है कि नहीं अभी हम बाद में सुनाएंगे तो वो क्या कर सकता है, अधिकतम तो वो क्या करेगा, पहले 30 दिन के अंदर फिर उसको सुनाना चाहिए। और यदि 30 दिन में भी नहीं सुना पाता है तब ऐसी स्थिति में वह निर्णय कब सुनाएगा, अधिकतम 60 दिन के अंदर उसको हर हालत में निर्णय सुना देना चाहिए, ठीक है। तो सामान्य नियम ध्यान में रखना कि सामान्य नियम क्या है कि निर्णय कब तक सुनाना चाहिए, 30 दिन के अंदर। और 30 दिन के अंदर नहीं, तुरंत, ठीक है। हाँ, वो दो बताए तो कि जो न्यायालय है अपना निर्णय क्या करेगा, तुरंत सुनाएगा। जैसे ही मुकदमे की सुनवाई समाप्त हुई उसके तुरंत बाद न्यायालय निर्णय सुना देगा। यदि तुरंत नहीं सुना पाता है तो वो 30 दिन के अंदर सुनाएगा। और यदि 30 दिन के अंदर भी नहीं सुना पाता है तब उसको हर हालत में 60 दिन के अंदर अपना निर्णय सुना देना चाहिए, ठीक है। और जब निर्णय सुना दिया जाता है उसके तब ये भी ध्यान रखना, निर्णय सुनाए जाने की तिथि से, ठीक है, निर्णय सुनाए जाने की तिथि से 15 दिन के अंदर क्या होगी, डिग्री तैयार की जाती है, ठीक।
ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी बार बार पूछा है। जब आप कंपटीशन दोगे उसमें आएगा ना, तो ये सब पूछा जाता है कि निर्णय न्यायालय को कितने दिन में सुना देना चाहिए, ये हो गया। फिर निर्णय सुनाने के कितने दिन के अंदर उसे क्या करना चाहिए, डिग्री तैयार कर देनी चाहिए। तो निर्णय सुनाने की तिथि से क्या करना है, 15 दिन के अंदर न्यायालय क्या करेगा, डिग्री तैयार कर देगा। ठीक, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये भी नहीं है कि जब तक डिग्री न तैयार हो तब तक हम अपील नहीं कर सकते। आप वैसे ही न्यायालय निर्णय, आप उस निर्णय के खिलाफ उस निर्णय की कॉपी लगा करके क्या कर सकते हो, अब ऊपर वाले न्यायालय में अपील कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। यदि न्यायालय ने आपके खिलाफ निर्णय सुना दिया तो जैसे निर्णय सुनाया उसकी कॉपी लेकर के आप उसके आधार पर आगे अपील कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री तो 15 दिन के अंदर तैयार करना है ना। निर्णय सुनाने की तिथि से 15 दिन के अंदर डिग्री तैयार करेगा, तब तक आपको वेट क्या करना, आप जाइए तुरंत अपील करिए, करना है तो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि निर्णय कब सुनाएगा। मुकदमे की सुनवाई समाप्त होने के 30 दिन के अंदर न्यायालय तुरंत ही निर्णय सुना देगा। यदि तुरंत नहीं सुना पाता है तो 30 दिन के अंदर सुनाएगा, और 30 दिन के अंदर भी नहीं सुनाता तो अधिकतम 60 दिन के अंदर उसे निर्णय सुना देना चाहिए। ठीक है, और जिस दिन न्यायालय ने निर्णय सुनाया उस निर्णय के सुनाने के 15 दिन के अंदर क्या होगा, न्यायालय फिर अपनी डिग्री तैयार करेगा। और ये भी ध्यान रखना कि अपील करने के लिए आपको डिग्री का इंतजार नहीं करना, आप उस निर्णय को ही लेकर के उसकी अपील कर सकते हैं। डिग्री जब आएगी तब आएगी। ठीक है, जब तैयार होगी तब देखा जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना, लिख लिए, मिटा लिख लिए ना। चलो ये हो गया। तो ये कई चीज़ें हैं इसमें, ये सब ये जो दिन वाले हैं ये जरूर याद में ध्यान में रखना, याद रखे रहना। कल जब तुम आओगे तो हम पूछेंगे। ठीक है, हम पूछेंगे, याद करोगे तभी तो। आप डिग्री और आदेश में क्या अंतर होता है, जो हमने अभी पढ़ाया और लिखा है वो भी हम पूछेंगे। ये नहीं कि इसे फिर बाद में मान लो याद किए रहोगे तो नहीं काम आएगा। ठीक।